ओके दोस्तों, अब आइए हम लोग बात करते हैं टेस्ट पेपर नंबर 14 और ये लास्ट है फिजिक्स का। पहला है प्रश्न आपका, शुष्क सेल क्या होता है। तो आप देखे होगे मोस्टली निप्पो और इन सब का सेल आता था ना। तो शुष्क सेल क्या होता है, ये प्राथमिक सेल होता है। कैसा होता है, प्राथमिक सेल कहलाता है शुष्क सेल। शुष्क सेल कैसा हो, प्राथमिक सेल कहलाता है। और ये शुष्क सेल क्या करता है भाई, इसमें रसायन होता है, कार्बन ये सब होते हैं ना, रसायन होता है। इसका मतलब ये रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, ये मान लो यदि टॉर्च दे रहा है तो प्रकाश ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में आप बोल सकते हो। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में शुष्क सेल में संग्रहित रहता है एनर्जी। ठीक, तो शुष्क सेल कैसा होता है, प्राथमिक सेल होता है। इसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जानते रहो। प्रकाश की गति कहाँ होगी, न्यूनतम। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था प्रकाश। अब आप खुद ही सोचो, यदि प्रकाश नॉर्मली आ रहा है, यदि उसको 2-3 ऐसे प्लेट लगा दो तब आए, तब कम प्रकाश पहुँचेगा। इसका मतलब जैसे जैसे प्रकाश क्या है निर्वात में रहे यदि, तो वो सबसे ज़्यादा आएगा, उसकी गति सबसे ज़्यादा होगी। जितना भयंकर आप बाधा पैदा करोगे उसके सामने, उसकी गति उतनी ही कम होगी। तो आप बताओ, वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर, निर्वात से गुजरने पर गति कब न्यूनतम होगी। तो आप बताओ सबसे खतरनाक कौन है, कांच ही तो है। तो कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। अच्छा, अधिकतम कब होगी, जब कोई ना रहे, कोई बाधा नहीं। निर्वात मतलब वहाँ कुछ नहीं है, ना कोई गैस है ना कुछ, निर्वात है, तो प्रकाश की गति निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, यदि यही चीज़ ध्वनि हो जाता है तो ध्वनि की गति ठोसों में ज़्यादा होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। लेकिन प्रकाश क्या होता है, जस्ट उल्टा। प्रकाश जो है गैस में ज़्यादा होती है, फिर द्रव में, फिर ठोस में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो तांबे के तड़ित चालक क्या होता है, आप देखे होंगे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है ना, अब बिजली गिरती है बारिश के मौसम में, आप जानते हो बिजली गिरी, यहाँ आकाशीय जो बिजली होती है। अब पता लगा खूब बड़ी सी बिल्डिंग है, यहाँ आकाशीय बिजली गिर जाएगी, क्योंकि सबसे ऊंचा स्थान जो होता है वही सबसे पहले बिजली वहीं पे गिरती है, तो इस पे बिजली गिर सकती है। इसीलिए यहाँ क्या किया जाता है, एक तांबे की इस तरीके से चालक बनाए जाते हैं, छड़ टाइप की खूब लंबी सी, इसको बोलते हैं तड़ित चालक। तो ये किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो आकाशीय बिजली गिर रही है वो ये रोक ले। ठीक है, इसका एक सिरा लाके ऐसे धरती में जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ जो बिजली गिरती है यहाँ चला आता है। ठीक है, तो हमें ये सेफ्टी कर लेता है। इसकी खोज किसने की थी, फ्रैंकलिन ने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये आया हुआ था मेरे उसमें आया हुआ था, जो जब मैंने एनटीपीसी दिया था उसमें था ये। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है तड़ित चालक की खोज की थी। किसका बना होता है, ये तांबे का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक। भाई डायनमो को नचाते हैं। कभी आप जनरेटर देखे हो, जनरेटर क्या करता है, ऐसे चक्का घुमाता है ना, इस चक्के को घुमाता है तो कहाँ क्या होता है, बिजली पैदा हो जाती है। ठीक भाई, हम लोग यहाँ पे डीजल डाले और इसको जनरेटर को चला दिया, जनरेटर क्या करता है, ऐसे ऐसे घूमता है ना, तो यहाँ लगी रहती है, घूमता है। ये एक प्रकार से डायनमो ही, तो डायनमो ये काम कर रहा है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो कौन ऐसा जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो आप बताओ पंखे में मोटर लगा होता है कि नहीं, तो ये मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा जब इसको मिलती है तो ये काम करता है, घूमता है ऐसे ऐसे यांत्रिक ऊर्जा में, जस्ट उल्टा। तो किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है, तो वो होता है मोटर का। किसका होता है, मोटर का काम जस्ट उल्टा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, चुंबकीय क्षेत्र किसमें मापा जाता है। आप बताओ, पायरोमीटर से तो उच्च तापमान मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है, बचा क्या, पल्क्सोमीटर। तो बस यही आपका आंसर हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र को किसमें मापा जाता है, पल्क्सोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है और नति चुंबकीय रेखा के बीच कैसा कोण बना होता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 0 डिग्री। तो नति ये और भूमध्य चुंबकीय रेखा ये दोनों 0 डिग्री कोण बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक ही उस पे वो रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण क्या होता है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो इसका जो नमन कोण होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 90 डिग्री कोण। ये नमन कोण कितना,
90 डिग्री कोण। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का कितना होता है 90 डिग्री कोण। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो देखो फार्मिच डैगलर, ठीक है, डैगलर, इन्होंने इंजन की खोज एक की थी, कौन सा ये हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। तो स्कूटर की जो खोज की थी वो किया था ब्रॉड, स्कूटर की खोज की थी ब्रॉड शॉ, ब्रॉड शॉ ने स्कूटर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉस्मिक किरण, कॉस्मिक किरण किसको बोलते हैं? कॉस्मिक किरण किसको बोलते हैं? जो कॉस्मिक रेज होती हैं, जो तरंगे आती हैं, इन्हीं को कॉस्मिक किरण बोलते हैं, जिसमें आपके दृश्य सभी कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो खोज की थी कॉस्मिक किरणों की, ये खोज की थी आपके विक्टर हेस ने। किसने की थी? विक्टर हेस ने कॉस्मिक रेज की खोज की थी। ओके, विक्टर हेस ने कॉस्मिक रेज की खोज की थी, कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। कॉपरनिकस ने तो ये बताया था कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। क्वेश्चन नंबर 10, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा कैसे? अब नाभिकीय रिएक्टर में तो नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है ना, और जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम आजकल सब धमकी देते हैं ना, पाकिस्तान भी एटम बम की धमकी देता है, परमाणु बम की। तो ये इसमें क्या होता है? विखंडन होता है, यूरेनियम ये सब टूटते हैं, विखंडन होता है, ठीक है। यूरेनियम, थोरियम, तो जो थोरियम होता है इंडिया में बहुत पाया जाता है। जो केरल का रेत है ना, केरल के तट के पास रेत जो होती है उसमें मोनोजाइट पाया जाता है। ये मोनोजाइट अयस्क होता है किसका? इन्हीं का, थोरियम का। तो इससे थोरियम पाया जाता है इंडिया में, ठीक है। तो यूरेनियम और इन सबको तोड़ा जाता है, और किससे? न्यूट्रॉन की बमबारी करा के, और कैडमियम तथा बोरान की छड़ों द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। तो नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है। लेकिन जो परमाणु बम होता है वो अनियंत्रित विखंडन द्वारा होता है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसके अलावा ये बना था 1945 ईस्वी में, पहला परमाणु बम बना था, और उसी साल 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु हमला किया था, ठीक है। तब देखा गया कि ये कितना भयानक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा, नाभिकीय संलयन, जो जैसे संलयन मतलब जुड़ना, मिलना, तो उच्च प्रेशर पे क्या होता है? हाइड्रोजन के एटम मिल करके हीलियम बनाते हैं, साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो हीलियम हो गया, बनाते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब संलयन क्रिया द्वारा क्या होता है? हाइड्रोजन बम बनता है। हाइड्रोजन बम किससे बनता है? नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा। ये 1952 ईस्वी में बना था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित कौन करता है? कोबाल्ट 60, तो ये चिकित्सीय उसमें यूज किया जाता है। तो ये कौन करता है? गामा किरणें यूज करती हैं, ठीक है। तो गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। रेडियो एक्टिविटी की भी खोज हेनरी बैकरल ने की थी, और गामा किरणों की भी खोज हेनरी बैकरल ने ही की थी, ठीक है। एक नाम और आता है, कभी कभी हेनरी बैकरल जब नहीं दिया रहता है तो उनको माना जाता है, ठीक। तो कोबाल्ट 60 कौन उत्सर्जित करता है? ये गामा किरणें उत्सर्जित करती हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। आपको बताया कि जितने भी ये एटम होते हैं, मतलब परमाणु जितने भी होते हैं हर एक पदार्थ का, इसमें नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और जो इसके चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव कण है, जितने प्रोटॉन होंगे पॉजिटिव उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे निगेटिव, ठीक है। इसके अलावा इनसे भी छोटे कण होते हैं जिनको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। इसकी खोज की थी जेम्स एंडरसन ने। एंडरसन ने इसकी खोज की थी पॉजिट्रॉन की। इसका जो ये भी एक पॉजिटिव कण है, धनावेशी, नाम से ही पॉजिट्रॉन से पता चला है पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण का नाम क्या है? पॉजिट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसके अलावा न्यूट्रिनो एक मिलता है, न्यूट्रिनो, इसकी खोज की थी पाउली ने। किसने की थी? पाउली ने की थी। और न्यूट्रिनो से भी छोटा इसका भी प्रतिकण होता है, जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। तो एंटी न्यूट्रिनो किसका प्रतिकण होता है? न्यूट्रिनो का। इसकी खोज की थी पाउली ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, एक सामान्य शुष्क सेल बताया ना, प्रथम जो प्राथमिक सेल होता है, विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो
अमोनियम क्लोराइड का। किसका प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघट्ट के रूप में? अमोनियम क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 14 अति चालकता का लक्षण है। तो अति चालकता क्या है? उच्च पारगम्यता, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जितनी पारगम्यता रहेगी, एक आवेश दूसरे स्थान तक पहुंच जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जा रहा है, इसका मतलब इसकी चालकता क्या है? अधिक है। ठीक है। और जिसकी पारगम्यता कम होगी, निम्न होगी, वो क्या होगा? अचालक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ठोस कपूर। कपूर देखिए, किसी भी ठोस को आप जब टेम्परेचर देते हो तो पहले वो द्रव में बदलता है और फिर द्रव को और टेम्परेचर दोगे तब ये गैस में बदलता है। ठीक, ये प्रोसेस होती है। लेकिन जो कपूर होता है, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, ये ठोस रहते हैं और आप इसमें आग जला दो, गायब हो जाता है, कपूर उड़ जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, ये द्रव तो बना ही नहीं। इसलिए ऐसे चीज़ों को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या? ऊर्ध्वपातन। तो जो ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाए, द्रव ना बने, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है वैज्ञानिक आर्किमिडीज कहाँ से थे? तो आर्किमिडीज का एक सिद्धांत था कि जो ये जल होता है, जल ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगाता है और ये भार नीचे की ओर। यदि उत्प्लावन बल ऊपर की ओर ज़्यादा बल है, इसका मतलब ये क्या होगा? ये ऊपर ऐसे तैरेगा। ये दोनों बराबर बल हैं तो ये ऐसे डूबा हुआ तैरेगा। यदि नीचे इसका जो भार वाला नीचे की तरफ जो बल काम कर रहा है, यदि ये ज़्यादा है तो वो आके डूब जाएगा पानी में। ठीक है। और ये कैसे होता है? इसके द्वारा हटाया गया जो पानी है, हटाया गया पानी, उसके वेट में जितनी कमी प्रतीत होती है ना, आप पानी में जाओ, कोई चीज़ हल्का दिखता है कि नहीं? कि 10 किलो का वहाँ बहुत हल्का दिखेगा। तो ये जो हल्का क्यों दिखता है? क्योंकि ऊपर की ओर उत्प्लावन बल काम कर रहा है। तो इसके द्वारा जो इसके भार में कमी दिखती है, इसके द्वारा हटाए गए पानी के बराबर होता है। ये आर्किमिडीज ने इससे संबंधित एक सिद्धांत दिया था। ये ग्रीस के थे। ग्रीस आप जानते हो ना, ग्रीस के थे आर्किमिडीज। क्वेश्चन नंबर 17 वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है। निम्न समस्थानिक कौन सा? यूरेनियम का कौन सा वो है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम 235। ठीक है, यही मोस्टली यूज किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। क्वेश्चन नंबर 18 ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? ब्रह्मांड में तो कौन सा तत्व? हाइड्रोजन। अच्छा, पृथ्वी पर? तो पृथ्वी पर तो ऑक्सीजन। अच्छा, वायु में? वायुमंडल में? वायुमंडल मतलब हवा है ना, वायु, इस वायु में क्या होता है? नाइट्रोजन। तो यदि वायु में बोला जाए या वायुमंडल में तो नाइट्रोजन होता। पृथ्वी पर पूछा जाए तो ऑक्सीजन, ब्रह्मांड में पूछा जाए तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश ने। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच। चुंबकीय यामोत्तर है ये, और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ठीक है। भौगोलिक यामोत्तर ये ओके, उत्तर दक्षिण, और चुंबकीय यामोत्तर जो ये सिरा आपका होता है, जो भी इनके बीच कोण बनता है उसको दिक्पात कोण कहते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसकी भेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी, या जिसको बोलें भेदन क्षमता, देखिए जिसकी आवृत्ति अधिक होगी। तो गामा किरणें जो है इसकी आवृत्ति अधिक, मतलब गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता, आपको बताया था कि सूर्य अस्त होने के बाद भी कुछ समय तक क्या रहता है? प्रकाश रहता है, या सूर्य उदय होने से पहले भी कुछ लालिमा इस तरीके से दिखती है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ वायुमंडल है, तो कुछ समय लगता है इसको वापस जाने में। उसी समय के कारण जो समय लगता है तब तक वो दिन किए रहता है। तो यदि वायुमंडल ना होता तो जल्दी भाग जाता है, इसका मतलब दिन क्या हो जाता है? घट जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, दर्पण को, तो वो कितना घूमेगा? डबल घूमेगा। तो कितना घूमेगा? जितने कोण से 30 डिग्री से घुमाया जा रहा है तो वो 60 घूमेगा, 45 से घुमा रहे हो तो वो 90 घूमेगा। ठीक है, डबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 विद्युत धारा का पता लगाने के लिए आपको बताया एम्पियर विद्युत धारा मापने का ये मात्रक होता है, और अमीटर ही क्या होता है? धारा का पता लगाने के लिए। अच्छा, धारा कैसे पता लगाने की? जितनी धारा यहाँ बह रही है, धारा पूरी यहाँ से वहाँ तक पहुँचे, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने आप जानते हो रेजिस्टेंस, प्रतिरोध काम करता है ना। अब यदि आपका यहाँ से चला 5 जूल
ओके दोस्तों, तो ये दिन हाँ ये तो अमीटर में क्या होगा, अब आप हमें बताओ। पूरी पूरी धारा जानी चाहिए, यहाँ चली तो जितनी 5 चली है और 1 का प्रतिरोध लग गया तो कितना पहुँच पाएगा, 4। तो अमीटर से हमें विद्युत धारा का पता लगाना है। इसका मतलब जो प्रतिरोध है इसको क्या होना चाहिए, ये प्रतिरोध 5 चले तो 5 यहाँ पहुँचे, इसका मतलब जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, 0। तो जो विद्युत आदर्श अमीटर होता है, आदर्श अमीटर, उसमें क्या होता है, आदर्श अमीटर में जो प्रतिरोध होता है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अब एक अमीटर होता है, विद्युत धारा को विभवांतर को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। तो एक में यदि 0 है तो दूसरे में अनंत होगा, एक से याद कर लो बस। जो अमीटर है धारा पूरी पूरी पहुंचनी चाहिए, मतलब वहाँ से कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, प्रतिरोध 0 होना चाहिए। तो अमीटर में यदि प्रतिरोध 0 है तो वोल्ट मीटर में क्या होगा, अनंत होगा। ये पूछा जाता है और बच्चे गलत कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी में एक आता है गैल्वेनोमीटर। क्या, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से भी हम लोग धारा का पता लगाते हैं, लेकिन ये जो गैल्वेनोमीटर इसको वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हैं और इसको अमीटर, दोनों का काम गैल्वेनोमीटर से कर सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता 10⁻⁻10 मीटर के, आपको बताया ही था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा माइक्रोन में कितने होते हैं, माइक्रोन में ये होता है 10⁻⁻6 मीटर, माइक्रोन में 10⁻⁻6 होता है। अब निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक, जो ज़्यादा विचलन दिखाएगा। तो बैगनी, यही विचलन सबसे ज़्यादा दिखाता है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो आपको पता है। अच्छा, अब यहाँ चालक पूछ रहा है, तो जो धातुएं होती हैं वो अच्छी चालक होती हैं उष्मा की। तो पारा भी क्या है, पारा भी आपका क्या है, धातु होता है। भले यही एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है अकेली, तो लेकिन है तो ये धातु। तो सर्वोत्तम, इस चारों में सर्वोत्तम जो चालक हो कौन है, पारा है। क्वेश्चन नंबर 27, खाना पकाने के बर्तन का क्या होना चाहिए, निम्न विशिष्ट ऊष्मा कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा, कैसा क्या होना चाहिए। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है कि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़े, ऊष्मा किस में देते हैं, कैलोरी में, जितनी कैलोरी ऊष्मा देनी पड़े वही क्या कहलाती है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा। मान लीजिए ये बर्तन है, इसको 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ी, इसका मतलब इसके पास ज़्यादा ऊष्मा है, ज़्यादा ऊष्मा इसके पास आएगा, ज़्यादा ऊर्जा। ठीक है, ज़्यादा ऊष्मा पहुंच रहा है, इसका मतलब इसके पास ज़्यादा ऊष्मा है, तो ठंडा भी ये क्या होगा, थोड़ा लेट से ठंडा होगा। ठीक, थोड़ा लेट ठंडा होगा। इसके अलावा चालकता क्या पहुंचना चाहिए, विद्युत की चालकता 2 प्रकार से होती है, एक विद्युत की चालकता और एक ऊष्मा की चालकता। ऊष्मा की चालकता का मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए यहाँ आप पकड़े हो और इस सिरे को आप गर्म करो, तो धीरे धीरे यदि आपके पास भी गर्मी फील हो, ऊष्मा पहुँच जाए, तो देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया ना, तो यही इसकी चालकता कहलाती है। तो ये किसके द्वारा होता है, कैसे पहुँचा है, चालन विधि द्वारा पहुँचता है, चालन कंडक्शन विधि द्वारा ठोस में पहुँचता है। और विद्युत का मतलब कि करंट बह जाए, करंट यहाँ से यहाँ तक बह जाए, वो विद्युत का चालक है। ओके, तो आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए और चालकता कैसी होनी चाहिए, निम्न चालकता होनी चाहिए। ओके, तो जो भी खाना पकाने वाला बर्तन है उसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होनी चाहिए और चालकता निम्न होनी चाहिए। पानी की भी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा कैसा होता है, तो गैस का हमेशा आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। इसको आप ऐसे जान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा, तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम। सोचो, 6 लिख के 24 जीरो लगाओ तो इतना उसका क्या है, द्रव्यमान है। आप सोचो कितना अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भूस्थिर उपग्रह। भूस्थिर उपग्रह आपको बताया ना, जिस प्रकार से चंद्रमा घूमती रहती है, या चंद्रमा नहीं, भूस्थिर मतलब कि भारत के ऊपर यदि है तो वहीं वो स्थिर रहेगा, भारत के ऊपर है तो वहीं स्थिर रहेगा। तो भारत जैसे जैसे घूम के दोबारा आएगा लौट के,
उसी जगह पे, तो कितना समय लेता है एक चक्कर लगाने में? 24 घंटा ही तो लेता है। तो ये भी कितना लेगा घूमने में? 24 घंटा लेगा। तो भू स्थिर उपग्रह उनको बोलते हैं, ठीक है। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है एक चक्कर लगाने में? तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 24 घंटा। लिफ्ट की खोज किसने की थी? जेल बेयर्ड ने जो है टेलीविजन की खोज की थी। माइकल फैराडे ने डायनमो की खोज की थी ना। डायनमो बताया, जैसे मोटर होता है ऐसे डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का खोज किया था और ओटिस ने लिफ्ट की खोज की थी। लिफ्ट आज सब जानते हो, तो ओटिस ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कैसी ऊर्जा होती है? तो उसकी गति होती है, यदि उड़ रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी होगी, और उसकी स्थिति के कारण क्या होगी? उसके वेट द्रव्यमान के कारण क्या होगी? उसमें क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा भी होगी। क्यों? क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, ऊंचाई पे है, हाइट है, गुरुत्व त्वरण है, और m द्रव्यमान भी है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होगी, और उसकी गति है तो गतिज ऊर्जा, मतलब दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 300? बताया था ना, जो मैक होता है, मैक जो वायुयान की गति होती है वो मैक संख्या में निकाली जाती है। तो मैक क्या होता है? जो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है ध्वनि का वेग। तो इस ध्वनि के वेग को 0 डिग्री सेल्सियस पे तो मापा जाता है, ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि का वेग 0.65 मीटर क्या होता है? बढ़ता रहता है। 61 शायद 0.61 मीटर बढ़ता है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वेग बढ़ जाएगा। तो ये जो 332 आता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आता है ध्वनि का वेग। क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? आप जानते हो, घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 35, अच्छा सबसे अधिक कहाँ होता है जी का मान? तो ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है। कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा, ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, यहाँ सबसे कम होता है विषुवत रेखा पे, ठीक है। और जो ये दक्षिण और उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद जो केंद्र पे होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। और पृथ्वी से ऊपर या नीचे आने पर जी का मान क्या होता है? घटता जाता है। क्या होता है? घटता जाता है, ओके। इस पृथ्वी के घूर्णन के कारण, मतलब अपने अक्ष पर घूमने के कारण जी का मान क्या होता है? जी का मान कम होता है, ठीक है, जी का मान कम होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये जो कमी आ रही है ना, ये जो कमी आ रही है ध्रुवों पे, ये सॉरी विषुवत रेखा पे, ये इसके घूर्णन के कारण। तो यदि घूमना बंद कर देगी तो विषुवत रेखा पे जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि घूर्णन लट्टू की तरह घूमना यदि पृथ्वी बंद कर दे तब की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब बर्फ पिघलती तो इसका आयतन क्या होता है? बर्फ पिघलने पे 0 डिग्री जैसे जैसे आप पिघलाते हो तो इसका घनत्व तो बढ़ जाता है। घनत्व तो बढ़ने का मतलब भाई पास पास अणु आ गए, कम स्थान घेरे, मतलब आयतन क्या हो गया? कम हो गया। तो आयतन क्या होता है? घटता है। और उसके बाद फिर 4 डिग्री सेल्सियस पे ही पूछा जाता है घनत्व तो क्या होता है? पहले घनत्व तो बढ़ता है फिर उसके बाद घटता है, ठीक। और बर्फ होने पर घनत्व तो क्या हो जाता है? पानी का कम हो जाता है, घनत्व तो कम हो जाता है, इसका मतलब आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 36 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई क्या है? अच्छा ये कैसे आप ठंडियों में देखते हो कि जो पानी की टंकी होती है ना वो फट जाती। क्यों? क्योंकि जब ये ठंडा होने से यहाँ बर्फ बन जाता, जब ये बर्फ बन जाता तो ज़्यादा स्थान घेरता, मतलब इसका आयतन बढ़ता है, बर्फ का आयतन बढ़ता है। तो जब बढ़ता है तो स्थान जब नहीं मिलता तो टंकी को फाड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी ऊर्जा है? आपको बताया था ऊर्जा की ही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी ऊर्जा है? ऊर्जा की, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, दाब बढ़ने पर जल दाब को बढ़ाओगे तो क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जो हिमांक होता है ना, हिमांक जिसपे वो बर्फ में बदलता है तो वो उल्टा हो जाता है। यदि दाब बढ़ाओगे तो उसका हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक। और जो चीज़ें जैसे मोम ये हैं इनका आयतन बढ़ता है ना, वो टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, तो यहाँ बढ़ाओगे दाब तो इनका हिमांक क्या होगा? हिमांक भी बढ़ जाएगा। लेकिन जल के केस में उल्टा होता है, ठीक। दाब बढ़ाने पर जो हिमांक होता है वो घट जाता है, और जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता है दाब बढ़ाने पर,
और दाब घटाने पर क्वथनांक घटता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेंचुरी मीटर से क्या, तो जल की प्रवाह की दर, जल कितनी तेजी से बह रहा है इसकी दर वेंचुरी मीटर से नाप करते हैं। एक लिफ्ट एक समान वेग से यदि ऊपर जा रहा है, एक समान वेग है तो व्यक्ति का भार क्या होगा बताओ, mg, ए है ना, यदि ए एक समान जा रहा तो त्वरण तो उसका सेम रहेगा। द्रव्यमान भाई कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो ये थोड़ी नहीं ऊपर जाएगा तो 62 किलो हो जाएगा, तो 60 रहेगा। जब इसका एक समान गति से जा रहा है मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन की दर क्या है, नियत है, मतलब त्वरण सेम है, तो इसका मतलब उसका जो भार होगा वो कैसा रहेगा, बदलेगा ही नहीं, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, यदि लिफ्ट स्वतंत्र टूट जाए, मान लो लिफ्ट में यदि ऊपर आप जा रहे हो तो भार थोड़ा सा, यदि ऊपर जा रहे हो तो आभासी भार थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नीचे आ रहे हो तो घट जाएगा, ये होता है। लेकिन यदि लिफ्ट टूट जाए और स्वतंत्रता पूर्वक फटफट पर नीचे गिर रहे तो उस समय आपका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका फिजिक्स का पूरा क्लास, और ये आप इसका रिवीजन करिए, सारी क्लासेस देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मेहनत आपको करना 2-2.5 महीने खूब मेहनत कर लीजिए, फिर मौज मारिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं कल से केमिस्ट्री में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।